जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ एमडीएसटीआई कचरापाड़ा ईस्टर्न रेलवे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेलीग्राम पे हुए टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि किस किस पोर्शंस को आपको किस प्रकार से कवर करना है, ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसे आप अच्छे से क्रैक कर पाएँ और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएँ। तो जैसा कि एक सवाल पूछा गया था आपसे कि प्राधिकृत अधिकारी रेलवे एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषित है। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डिफाइंस ऑफिसर ऑथराइज्ड। सेक्शन 7A, सेक्शन 17, सेक्शन 26A और सेक्शन 33 उसमें ऑप्शन में था। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 26A में प्राधिकृत अधिकारी को दिया गया था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कुछ डेफिनेशन वाले पार्ट आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रेलवे एक्ट हो, आरपीयूपी एक्ट हो, आपको जो भी हो, आरपीएफ एक्ट हो, आपको आरपीएफ रूल हो, डेफिनेशन से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, परिभाषाओं से। अब जैसे कि यहाँ ऑफिसर ऑथराइज्ड के बारे में जिक्र है, तो कुछ कन्फ्यूजन चीज़ है। एक आपको रेलवे एक्ट में कम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में भी बताया गया। कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो सेक्शन 7A में डिफाइन है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिकी बेस्ड सवाल हैं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। अब जैसे देखिए दूसरे नंबर सवाल पर, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। ये टेक्निकल सवाल क्या है, इसमें यह सवाल पूछा गया है कि यदि कोई रेल सेवक रेल पर बिना प्राधिकार के कोई चल स्टॉक रखकर रेलगाड़ी आदि के चलने में बाधा पहुंचाता है तो वह किस धारा के तहत दंड का भागी है। तो इस सवाल को हल करने के लिए किस प्रकार से आप अपने आप को आप तैयार करेंगे, क्योंकि यह एक टेक्निकल बेस्ड सवाल है और इस पर आप आसानी से हल करने के लिए आपको एक थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा अपने तैयारी को लेकर के, क्योंकि सवाल आसान है लेकिन थोड़े से आपको ट्रिकी पॉइंट में इसे ले जा कर के छोड़ा गया है। तो जैसे कि आपको 174 सभी लोगों को सेक्शन याद होगा। 174 में 3 प्रकार के पार्ट हैं और उसमें से यह एक पार्ट का उत्तर है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल बनेगा, लेकिन अगर आप सही से पढ़े हैं तो इसका आंसर आप 174 का भी आप कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, जबरन वसूली किस धारा में परिभाषित है। एक्सटॉर्शन इज डिफाइन इन विच सेक्शन। यहाँ देखिएगा डिफाइन पूछा गया है, किस सेक्शन में है, क्या 382, 383, 384 या 385। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 383 में जो है इसको डिफाइन किया गया है। चौथा सवाल देखते हैं आपको, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। एक वैध कार्य करने में दुर्घटना जो है वो आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। क्या वो सेक्शन 34 में है, सेक्शन 84, सेक्शन 80 या सेक्शन 96 में है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 80 में जो है इसको आईपीसी का जो है एक्सीडेंट जो है उसको किया गया है। तो चलिए आगे के सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, सर्विस ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सीआरपीसी। सरकारी सेवक पर समन की तामील जो है किस धारा में वर्णित है। आपको जो है समन से, वारंट से और कुर्की जब्ती जो प्रोक्लेमेशन है या अटैचमेंट है वहाँ से आपको सवाल आ सकते हैं। इन तीनों पार्ट में से सवाल आने ही आने हैं। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा गया है कि सर्विस ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सर्विस करते हैं हम समन, वो किस धारा में वर्णित है। क्या सेक्शन 63 में, 64, 65 या 66 में। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 66 सेक्शन में इसको बताया गया है। आते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो जो आप 154 से लेके 176 कहिए यहाँ तक के बीच से आपको एक सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो एक तरह से यहाँ से इस पोर्शन को आप अच्छे से देख करके जाइएगा ताकि आप यहाँ से सवाल हल कर पाएँ। तो जो छठा नंबर सवाल है ये कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग करने का किस में है, तो वो है 164 सीआरपीसी में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। अगला सवाल आपको देखिए, जैसे आरपीयूपी से आपको वरिष्ठ अधिकारी एक परिभाषा पूछ सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी कहाँ पर डिफाइन है। तो क्या वो 2B, 2C, 2D या 2E में है। तो 2E में जो है आरपीयूपी एक्ट में वरिष्ठ अधिकारी डिफाइन किए गए हैं। वहीं जो है आरपीएफ एक्ट में कहाँ पर है, तो एक आगे बढ़ा दीजिए 2 के F में वो है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको क्रिटिकली पूछा जा सकता है। क्रिटिकली नहीं कहा जाएगा, ये इजी टू मॉडरेट सवाल है, क्योंकि ये क्या है, टेक्निकल बेस्ड सवाल है।
तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। अगला जो है, एवरी इंक्वायरी अंडर आरपीयूपी एक्ट इज़ डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है आरपीयूपी एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाई, तो वो क्या है, किस एक्ट में, कहाँ पर वो धारा में वर्णित है, क्या 9A, 9B, 9C या 9D में? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका 9D में जो है इसके बारे में बताया गया है। या इसमें ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है 9 का 1, 9 का 2, तो 9 के 4 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले सवाल में। फोर्स कस्टडी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। देखिए आरपीएफ एक्ट से परिभाषा पूछा, बहुत छोटा छोटा चीज़ पूछ सकता है, वही चीज़ पूछा जाएगा जो आपसे रिलेटेड है। मतलब आपको एएसआई बनने के बाद जो चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं वैसे ही सवाल आने चाहिए, और एक्सपेक्टेड भी हैं कि वैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बल अभिरक्षा जो है वो कहाँ परिभाषित है, क्या 2B में, 2BA में, या 2BB में, या 2C में? तो पहले भी ट्रिक के साथ हम लोग सीख चुके थे उसे। 2BB में जो है इसे जो है 2BB में बल अभिरक्षा को, फोर्स कस्टडी को डिफाइन किया गया है। आपको कायरता का दोषी के लिए पनिशमेंट आरपीएफ एक्ट में कहाँ दिया गया है? क्यों? क्योंकि आप किसी भी तरीके से, हो सकता है कि आप किसी को आदेश दें ऑफिसर ऑथराइज्ड बनने के बाद, प्राधिकृत बनने के बाद, और वो आपके आदेश को उस समय पर अवहेलना कर ले, तो उन सब चीज़ों का वो अगर किसी काम में आप उसको ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर कायरता दिखाता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ पर उसको पनिशमेंट है, क्या है उसमें, सेक्शन 9 में, सेक्शन 16 में, या सेक्शन 17 में, या सेक्शन 20 में। सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 17C में, सी जो है सही उत्तर होगा। सेक्शन 17 में यह डिफाइन किया गया है, कायरता के दोषी की बताया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। 11 नंबर सवाल जो पूछा गया था आपको कि रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत मामलों का स्थानांतरण होता है। सवाल आपको आएंगे 222 से 232 के बीच जो है आपको सवाल दिखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक ऑफिसर ऑथराइज्ड होने के नाते आपको यहाँ पर काम करना है, तो ये बिल्कुल ही लाजमी बनता है कि सवाल यहाँ से होने चाहिए आपके एग्जाम में। ऑप्शंस आपके लिए है 222, 224, 226 या 228 नियम। तो 226 नियम में मामलों के स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा इसको जो पार्ट बटा हुआ है 4 पार्ट, उसे भी याद रख लीजिएगा कि कैसे पोस्ट टू पोस्ट ट्रांसफ़र होगा, कैसे डिवीज़न टू डिवीज़न होगा, एंड कैसे जोन टू जोन ट्रांसफ़र होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे रेल सुरक्षा बल के किस नियम में कार्यकारी शाखा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसके ब्रांच के बारे में बताया गया था। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसके बारे में बताया गया था, किसमें बताया गया है? तो 17 के 1 नियम 17 के 1 में इसे बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और आपको ये बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा कि कार्यकारी शाखा की कितनी ब्रांचेज हैं, उस ब्रांच की संख्या के बारे में। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। किसी स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, CIB, SIB, स्टैटिक विंग, मोबाइल विंग, इस तरीके से आपको सवाल वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए इस तरह से रूल से सवाल बन सकते हैं कि आपको DAR कैसे होता है, पनिशमेंट्स के बारे में कहाँ पर वर्णित है, किस प्रकार के पनिशमेंट्स कैसे माने जाते हैं, बड़े दंड, छोटे दंड, अन्य छोटे दंड, छोटे मोटे दंड, ये कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उनको इम्पोज किया जाता है, कैसे सिक्योरिटी कोर्ट का गठन किया जाता है, कैसे जो है जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है, किन किन मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो सकती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, सिक्योरिटी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, सिक्योरिटी कोर्ट को कौन गठित कर सकता है। उसके बाद आपको कहाँ पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, कहाँ पर फोर्स को पावर है, जनरल पावर है अपने पावर्स को यूज़ करने का। नियम से ऐसे सवाल बन सकते हैं। DG को डायरेक्टिव इशू करने की पावर कहाँ पर है, फिर आपको सुपीरियर ऑफिसर्स के क्या क्या पावर हैं, PCSCs ऑफिस ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, इन सब से संबंधित सवाल आपसे लाजमी है पूछे जाएंगे। प्रमोशन का एग्ज़ाम है तो प्रमोशन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस प्रकार से जनरल प्रमोशन होगा, किस प्रकार से LDC एग्ज़ाम जो आप अपीयर होने वाले हैं, उस तरह के सवाल। इस तरीके के सवाल जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके की चीज़ों को रिविज़न कर लीजिएगा। हो सकता है सवाल आसान्वित है यहाँ से कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये सब एक तरह से आपके लिए गाइड है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि एक बहुत बड़े सिलेबस में क्या चीज़ छोड़ना है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्या पढ़ना है उसके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। और इसी उद्देश्य को लेते हुए इस चैनल को बनाया भी गया है। चलिए 12वां सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया RPF रूल को। आपको डायरेक्टिव और स्टैंडिंग ऑर्डर को पढ़ लेना है, क्योंकि डायरेक्टिव और स्टैंडिंग ऑर्डर को आपको हमेशा यूज़ होता है
वैसे तो डायरेक्टिव और स्टैंडिंग ऑर्डर को मैनुअल के बाद एबॉलिश कर दिया गया है, उसके बाद उसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं पर कुछ चीज़ होगा उसे डायरेक्टिव में रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो डायरेक्टिव 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मे भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि डायरेक्टिव 40 का रिलेशन किससे है, SR SOR से, सुपरविजन नोट, लोकलाइज अनलोकलाइज केस या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि डायरेक्टिव 40 में इन तीनों चीज़ों के जिक्र किया गया है। नया डायरेक्टिव आया था गाइडलाइन फॉर सोशल मीडिया, कहाँ पर है, डायरेक्टिव 50, 51, 52 या 54 में। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव 54 में इसके बारे में बताया गया है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हों उसे देख लीजिएगा। जो क्राइम से रिलेटेड रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर हैं, वो सारी चीज़ें आप जरूर देख करके जाइएगा, सवाल आसान्वित है, आपको वहाँ से आएंगे। तो इस तरीके से ये 14वें सवाल को डिस्कस किया। आगे चलते हैं। अब जैसे वर्किंग ऑफ रेलवेज से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, WR कि PLM सप्ताह जो है हर महीने किस सप्ताह में मनाया जाता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक। सही उत्तर क्या है दोस्तों, फर्स्ट वीक में, हर महीने के फर्स्ट वीक में PLM सप्ताह मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PLM, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए 16वां है, कंट्रोल चार्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मालगाड़ी को, एक मेल एक्सप्रेस को किस तरीके से दिखाया जाता है, मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन का कलर कम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मालगाड़ी का जो है किस कलर से होता है, मालगाड़ी ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो इस तरीके से वर्किंग के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी वर्किंग के सवाल बन सकते हैं आपसे कि किस विभाग का क्या काम है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इन सब चीज़ों से, DRS कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। और भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें वर्किंग में बनता है, इस तरीके से सवाल बनेंगे। बट वो आप उससे फेमिलराइज होंगे, आप अच्छे से सवालों को पढ़िएगा और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बड़े आसानी से वर्किंग ऑफ रेलवेज़ के सवालों को कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, जो आपको एविडेंस एक्ट से कैसा सवाल, मान लीजिए सबूत का भार किस में वर्णित है, इसके बारे में पूछ दे। ऑप्शंस आपके पास हैं सेक्शन 101, 102, 103 या 105। तो सही उत्तर हो जाएगा 102 में सबूत के भार के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबूत का भार किस पर होता है इसके बारे में बताया गया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन 102 में बताया गया है। वहीं द्वितीयक साक्ष्य एविडेंसेस के बारे में पूछ सकता है, प्राइमरी, द्वितीयक, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में जिक्र किस में किया गया है, तो वो है सेक्शन 63 में इसके बारे में किया गया है, सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे आपको वर्किंग के सवाल ये भी मिल सकते हैं। हॉर्स पाइप रिलेटेड विथ विच डिपार्टमेंट, SNT, कैरेज वैगन, मैकेनिकल या नन ऑफ दिस। तो इस सवाल को इसलिए लिया गया है कि थोड़ा सा ट्रिक है इसमें कि कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल का ही एक पार्ट है। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आप इसको डिपार्टमेंट के जगह पर मैकेनिकल ही टिक करिएगा, और अगर मैकेनिकल ऑप्शन में नहीं हो तो आप कैरेज एंड वैगन को टिक करिएगा। इसी पर्पज़ से इस सवाल को इसमें लिया गया है। चलिए, तो और एक RTI एक्ट से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछा गया था जो टेलीग्राम पर टेस्ट हुआ था, उसमें वहाँ पर थोड़ा सा आंसर मिसटाइप हो गया था, उसे सुधार कर लीजिएगा यहाँ पे कि पनिशमेंट्स जो है वो किस में, RTI एक्ट की धारा 20 में उसको डिस्क्राइब किया गया है पनिशमेंट के बारे में। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आपको यह बताने की कोशिश की गई कि आपको माइनर एक्ट भी देख के चलना है, आपको फायर वाला पार्ट भी देख लेना है, आपको डिजास्टर वाला पार्ट भी देख लेना है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फिर आपको RPF रूल एक्ट, इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जाएंगे, मेजर माइनर एविडेंस एक्ट से पूछे जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं और इसी प्रकार से आपके लिए जो वीडियो इस पर आता रहेगा और आपके लिए वह काफ़ी रामबाण सिद्ध होगा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो है आपको इस एग्ज़ाम में भी फ़ायदा हो और आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम, कोई भी प्रमोशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से ASI से सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना हो, या फिर RPF LDC के थ्रू आपको हेड कांस्टेबल या ASI बन रहे हो, या फिर RPF LDC में एक प्रोविज़न आया है सब इंस्पेक्टर बनने का भी, तो उसके थ्रू भी हो। तो जिस तरह का भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर मदद की जाएगी। आप लोगों के लिए हमेशा ही अच्छी वीडियोज़ लेकर के आया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को, डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और आपको एक गाइडलाइन मिल गया होगा कि आप किस दिशा में अपनी तैयारी को
रख सकते हैं और इसी दिशा में रख करके ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।